इज इट पॉसिबल कि एक लॉ के डिक्लेयर होने के बाद, एक लॉ के इम्प्लीमेंट होने के बाद पता चले कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के पॉइंट्स के अगेंस्ट जा रहा है? और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद उस लॉ का क्या किया जाए? क्या वो लॉ कंटिन्यू चलता रहेगा जैसे पहले चलता आ रहा है, या फिर उस लॉ में कुछ चेंजेस लाए जाएंगे, या उस लॉ को ही इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा? दैट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू की हाई कोर्ट के पावर्स। हाई कोर्ट की क्या पावर्स होती हैं विथ रिस्पेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। हमने एक वीडियो बनाया था जुडिशियल रिव्यू पावर इन सुप्रीम कोर्ट। उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास कैसी पावर है जुडिशियल रिव्यू की। एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के बारे में मैंने पहले भी बता दिया है कि ये कोर्ट की एक ऐसी पावर होती है जिसमें कि कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट जा रहा हो तो उसको इनवैलिड या वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर किया जाता है। एंड दैट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो क्या इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं इसके बारे में। तो जुडिशियल रिव्यू में एक कोर्ट क्या करता है? जुडिशियल रिव्यू में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बनाए गए लॉज को रिव्यू करना होता है कोर्ट को। जो भी केसेस को लाइक किसी केस में अगर कोई लॉ का मेंशन हो तो जो कि ऑफ कोर्स लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का बनाया हुआ लॉ है, तो उसको रिव्यू करना एंड उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिटरमाइन करना कि वो कितना वैलिड है, ये चीज़ डिटरमाइन करना। और अगर वो वैलिड नहीं है तो या उसका कोई एक पार्ट भी वैलिड नहीं है तो उस लॉ के उस पार्ट को डिलीट कर देना, उसे रिजेक्ट कर देना, वॉइड डिक्लेयर करना। दैट इट विल बी वॉइड फ्रॉम द डे जजमेंट इज डिलीवर्ड। ये होती है जुडिशियल रिव्यू की पावर। अब क्या फीचर्स हैं इसके सबसे पहला फीचर है दैट इट इज नॉट ऑटोमेटिक। लाइक ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट ने डिसाइड किया कि हम इस पर्टिकुलर लॉ को आज एनालाइज करेंगे, आज इसको रिव्यू करेंगे एंड जाकर कर दिया। अगर कोर्ट के पास कोई केस आएगा, उस केस से अगर वो केस इस लॉ से रिलेटेड होगा, ओनली देन द कोर्ट विल रिव्यू द लॉ। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जजमेंट डिलीवर होने के, जैसा मैंने बताया कि अगर कोई लॉ या कोई इसका पार्ट इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो वो डिसीजन इफेक्ट में होगा फ्रॉम द डे ऑफ द जजमेंट, उसके पहले नहीं। फ्रॉम द डे द जजमेंट इज डिलीवर्ड ये लॉ इफेक्ट में आएगा। उसके पहले अगर ये इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कहीं हो चुका है सो वो वॉइड नहीं होगा। इसके बाद से ये लॉ रिजेक्ट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ऑफ कोर्स मेंशन करना होगा कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बेसिस पर इसे रिजेक्ट किया जा रहा है। अब नेक्स्ट कुछ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 13, दैट इज जस्ट बिफोर द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की पावर को डिस्क्राइब करता है। उसका एक बेस है। आर्टिकल 13 बेस प्रोवाइड करता है फॉर द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द कोर्ट। इसमें ऐसा कहा गया है कि जो भी लॉज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं वो इनवैलिड होते हैं, उसे रिजेक्ट किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ की पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी डिसाइड करने की।
द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 32। तो ये भी सबको पता है दैट इट इज़ द लास्ट फंडामेंटल राइट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, दैट इज़ द राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसमें क्या है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल लोगों को राइट देता है कि वो अपनी फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट के पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करने के लिए जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज करता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 131 एंड 132। तो ये आर्टिकल एक्सप्लेन करते हैं सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अब इसमें जैसे सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के बारे में दिया गया है एंड कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर भी इन दो आर्टिकल्स में दी गई है। और इस पावर को इन ओरिजिनल और अपीलेट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर को भी एक्सरसाइज करती है, जुडिशियल रिव्यू की पावर का यूज करती है। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 226, जो कि स्टेट हाई कोर्ट्स में जुडिशियल रिव्यू की पावर के बारे में मेंशन करता है। जुडिशियल रिव्यू की पावर स्टेट हाई कोर्ट को दी है इस आर्टिकल ने फॉर प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। सो इसके अकॉर्डिंग लोग जो हैं वो दे कैन मूव टू हाई कोर्ट फॉर इंश्योरिंग देयर फंडामेंटल राइट्स एंड हाई कोर्ट जो होगा वो एक्सरसाइज करेगा जुडिशियल रिव्यू की पावर टू इंश्योर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। अब इन आर्टिकल्स के अलावा और भी कई फीचर्स हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू की पावर को पावर देते हैं कोर्ट को। नेक्स्ट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कोई डिफाइंड पावर ही का यूज़ कर सकती है। गवर्नमेंट के पास डिफाइंड पावर्स हैं, अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। सो कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गन अपने असाइंड जुरिस्डिक्शन से आगे नहीं बढ़ सकता, आगे असाइंड जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा पावर का यूज़ नहीं कर सकता। तो कोर्ट को इसमें इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल की वजह से कोई भी अगर डिस्प्यूट है तो ये इसको डिटरमाइन करने की पावर होती है कोर्ट्स को। अब आप सभी को पता है कि इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट, इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरेशन बट मोस्टली फेडरल है। इंडिया में फेडरल सिस्टम है, सेंटर और स्टेट की पावर्स डिवाइडेड हैं। देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ पावर इन द कंट्री। सो अब जुडिशरी के पास ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ये भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सेंटर और सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर को एक्सीड ना करे, अपने ज्यूरिस्डिक्शन से जितनी उन्हें पावर्स दी गई है केवल उतने का ही यूज़ करे, उतने पर ही काम करे, ना कि स्टेट के मामलों में इंटरफेयर करे। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के मामलों में इंटरफेयर कर सकती है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट सेंटर से रिलेटेड, सेंटर के पास जो ड्यूटीज़ होती हैं उसमें इंटरफेयर करे। तो ये इंश्योर करने का काम होता है जुडिशरी का। नेक्स्ट इज रिटन राइट्स। तो अब इसमें क्या है, तो ऐसा है कि कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन और इन्फोर्सेबल राइट्स होती हैं लोगों की, तो वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। कोर्ट के पास ही पावर होती है कि वो राइट्स को इन्फोर्स करे, प्रोटेक्ट करे और इम्प्लीमेंट करे। और कॉन्स्टिट्यूशन के पास भी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन बिल ऑफ राइट्स है विथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये ऑटोमेटिकली इंश्योर करती है कि कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर रहे। नेक्स्ट इज 42nd एंड 43rd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये 42nd एंड 43rd अमेंडमेंट एक्ट क्या था,
इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स काफ़ी स्ट्रेंथन हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी काफ़ी स्ट्रेंथन हो गई थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जुडिशियल रिव्यू की पावर पर कई सारे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर पर। एंड 43rd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इस प्रोसेस में भी जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक इनसेपरेबल पार्ट डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर बाय द जुडिशरी। तो ऑफ कोर्स जुडिशरी ने कई बार जुडिशियल रिव्यू की इस पावर का इस्तेमाल किया है कई सारे लैंडमार्क केसेस में, लाइक द गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट केस है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये दोनों केसेस, these two cases are one of the most landmark cases of the history of India. Next is मिनर्वा मिल्स का केस एंड कई सारे ऐसे केसेस थे। तो अब हम पढ़ लेते हैं जुडिशियल रिव्यू के कुछ फीचर्स। ओके, सो सबसे पहला जो फीचर है वो तो ये है कि भले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर हो, बट किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिटरमाइन करने की फाइनल पावर जो है, फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज कि जुडिशियल रिव्यू सेंट्रल स्टेट लॉज सब के लिए कंडक्ट किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज ये जो रूल था ये चेंज हो गया है, ये 2007 में चेंज हो गया था। बट पहले एक लॉ था कि जुडिशियल रिव्यू 9th शेड्यूल के जो एक्ट्स हैं, 9th शेड्यूल से रिलेटेड एक्ट्स में कंडक्ट नहीं किया जा सकता। बट दिस लॉ वाज चेंज्ड इन 2007। मैंने 9th शेड्यूल पे एक वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो है मेरी, यू कैन चेक on my channel. Next is judicial review applies only to the question of law. अब इसका क्या मतलब है कि जुडिशियल रिव्यू सिर्फ लॉ से रिलेटेड केसेस में अप्लाई किया जाएगा, नॉट ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। पॉलिटिकल इश्यूज से दूर रहना होगा जुडिशियल रिव्यू को। नेक्स्ट मैंने बताया है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर ऑटोमेटिक नहीं है। जब कोई केस आएगा, जब कोर्ट के पास कोई केस आएगा और उसमें उन्हें फील हो कि जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ओनली देन दे विल एक्सरसाइज दिस पावर कोर्ट। और इसके बाद किसी भी एक्ट जो भी एक्ट चैलेंज किया गया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिसाइड करने की पावर होगी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 3 डिसीजंस पे आ सकता है। 3 में से कोई एक कंक्लूजन होगा। पहला कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है ये लॉ, या इस लॉ के कुछ पार्ट्स इनवैलिड हैं। अब किसी भी लॉ को वॉइड डिक्लेयर करते टाइम सुप्रीम कोर्ट को प्रोविजंस या कॉन्स्टिट्यूशन के उन आर्टिकल्स को मेंशन करना होगा जिसे ये लॉ वायलेट कर रहा है। ओनली देन वो लॉ रिजेक्ट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट इज कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने डिसीजंस को भी टर्न कर सकता है, जस्ट लाइक दे डिड इन द केस ऑफ केशवानंद भारती। गोलकनाथ केस का जो जजमेंट था उसे टर्न किया गया था, उसे रिजेक्ट किया गया था, उस डिसीजन को ओवरटर्न किया गया था। एंड नेक्स्ट इज कि किसी भी लॉ को वॉइड डिक्लेयर नहीं, ये मैंने बता दिया कि अब जो भी काम, ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ, बट जो भी इस लॉ से रिलेटेड कोई भी काम जो भी पहले हो चुका है वो वैलिड रहेगा।
इस लॉ के रिजेक्शन से पहले जो भी काम तब किया गया था जब ये लॉ वॉज इम्प्लीमेंटेड, तब so all those works will be declared valid, all those works will remain valid, क्योंकि ये डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के बाद का ये डिसीजन जो है वो तब जब ये जजमेंट डिलीवर हो जाए उसके बाद से ही वो लॉ रिजेक्ट किया जाएगा, उसके पहले नहीं. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड यूएस सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो ऑफ कोर्स इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का जो प्रिंसिपल है वो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और यूएसए में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ मेरी पिछली वीडियो में, यू कैन चेक इट आउट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको सब समझ आ गया हो. सो इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे जुडिशियल रिस्ट्रेंट और जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में.